दोस्तों, आज हमारे साथ राकेश शुक्ला हैं, हमारे पुराने मित्र हैं और देश और दुनिया की राजनीतिक हलचलों के ऊपर उनकी गहरी निगाह रहती है। ख़ास तौर से मैं ये मानता हूँ कि हिंदुत्व की सत्तारूढ़ राजनीति के भीतर वे बैठे हुए हैं और उसके भीतर क्या घटित हो रहा है, इसकी अगर सही-सही जानकारी लेनी है, विश्लेषण करवाना है, तो राकेश शुक्ला से बेहतर और कोई पत्रकार हो नहीं सकता। राकेश जी, स्वागत है आपका नई परख के मंच पर पहली बार। जी, धन्यवाद भाई साहब। मुख्य तौर पर आज हम लोग चर्चा इस बात पर करेंगे कि प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर जो एक सनातन का संग्राम चल रहा है, जिसमें एक पक्ष में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो मैं आपसे खास तौर से ये जानना चाहता हूँ कि घटना जो होनी थी वो हो चुकी। हम सब लोगों को पता है कि घटना क्या है। उसको दोहराने से कोई लाभ नहीं है। प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व की पार्टी है। उनका दावा है कि वो अ, हिंदुओं के पक्ष में खड़े हुए हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं है, वो ईसाइयों के प्रतिनिधि भी नहीं है, वो किसी खास जाति के प्रतिनिधि भी नहीं है, वो शंकराचार्य हैं। और शंकराचार्य होने के बावजूद भी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार उनके साथ सलूक कर रही है, उनके कैंप के ऊपर 2-2 बार नोटिस लगाया जा चुका है। पहली बार नोटिस लगाया गया कि आप अपनी असलियत साबित कीजिए। दूसरी बार नोटिस लगाया गया कि आप फटाफट इन बातों का जवाब दीजिए वरना हम जो ज़मीन आपको अलॉट की गई है, हम उससे आपको वंचित कर देंगे। बहरहाल, तो ये सब क्या चल रहा है? ये तो बहुत अजीब-सी बात है। भाजपा का संघर्ष किसी शंकराचार्य से तो नहीं होना चाहिए। भाई साहब 2 चीज़ों को हमें पहले हम शुरुआत करेंगे। पहला ये कि 8वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 4 मठ स्थापित किए और चारों मठ पे उन्होंने अपने शिष्यों को शंकराचार्य की उपाधि देके बिठाया। 4 पीठ बनाया उन्होंने। उसके पीछे जो आदि शंकराचार्य जी का उद्देश्य था, वो था कि आने वाले समय में या वो दौर भी रहा होगा जब सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ये 4 पीठों की स्थापना की और चारों पीठों पे उन्होंने जो सबसे उनके योग्य शिष्य थे, उनको उन्होंने पीठाधीश्वर बनाया। तो जो उद्देश्य शंकराचार्य जी का 8वीं शताब्दी में था, वही उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मतलब उसी उद्देश्यों को लेकर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया गया। तो शंकराचार्य जी का था सनातन धर्म, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य था हिंदुओं की एकजुटता। यानी हिंदू समाज सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में कहीं भी यदि हिंदू समाज हो, वो एकजुट रहे। वो कालखंड ऐसा था जब हिंदुओं को एकजुट करने की आवश्यकता मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसलिए पड़ी, क्योंकि वो एक बड़ा दौर हिंदुओं के उत्पीड़न का निकल गया था और अंग्रेजों का शासन काल था। तो मुझे लगता है इसलिए उनको लगा होगा कि यदि मान लीजिए स्वतंत्रता के बाद भी यदि हमें एकजुटता रखनी है या विश्व में हिंदुओं की ताकत को बना के रखना है, तो हमें हिंदुओं की एकजुटता की आवश्यकता होगी। लेकिन अब आज आप दोनों चीजों को देखिए कि सनातन धर्म की रक्षा और हिंदू एकजुटता। आज हम उस दौर पे खड़े हैं जब सरकार शंकराचार्य को प्रमाणित करती है और शंकराचार्य मुख्यमंत्री तय करने लगे। अब इसको हम दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यानी दोनों संस्थाएँ, मैं शंकराचार्य को भी एक संस्था ही मानता हूँ, मैं व्यक्ति नहीं मानता उनको। दोनों संस्थाएँ अपने-अपने दायित्वों से विमुख हो गई। मेरा व्यक्तिगत मत है ये। सरकार को इस बात का किसने अधिकार दिया कि वो शंकराचार्य का प्रमाण पत्र दे? किसने अधिकार दिया? ये एक व्यवस्था है और व्यवस्था किसकी है? सामाजिक व्यवस्था है। समाज शंकराचार्य को मान्यता देता है। ये परंपरागत तरीके से शंकराचार्य पीढ़ी दर पीढ़ी बनते आए हैं और आज भी चारों पीठों पे शंकराचार्य विराजमान है। समाज उनको शंकराचार्य के रूप में मान्यता दिया हुआ है। सरकार इस चीज को अपने हाथ में कैसे ले सकती है? सरकार कौन होती है कि ये पूछे कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है? ये उनको ये अधिकार किसने दिया?
लेकिन वहीं पे यदि हम शंकराचार्य को देखें, तो शंकराचार्य को भी 2 कदम आगे बढ़ के ये नहीं कहना चाहिए कि ये मुख्यमंत्री नहीं, इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आज का बयान है या कल का बयान है, जिसमें अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि योगी को नहीं होना चाहिए, केशव मौर्य को होना चाहिए। तो ये अधिकार भी समाज को आपको नहीं दिया है। तो यदि समाज ये बात स्वीकार नहीं कर रहा कि सरकार तय करे कि शंकराचार्य कौन होगा, तो समाज इस बात का भी स्वीकारता नहीं देगी कि शंकराचार्य तय करे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। दोनों का काम भाई साहब अलग-अलग है, अभय भाई साहब। दोनों को अपने-अपने काम और अपने-अपने अधिकार, यानी कि समाज ने दोनों के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। दोनों को समाज के लिए कार्य करना है। दोनों उस लक्ष्मण रेखा को लांघ चुके हैं। लांघने का प्रयास नहीं कर रहे, लांघ चुके हैं। ऐसे में अब समाज क्या सही और क्या गलत? मुझे लगता है भारतीय समाज नहीं, दुनिया भर में जहाँ भी हिंदू समाज बसा हुआ है, उसके सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है कि क्या हमारे सनातन की रक्षा और हिंदू एकजुटता इसी रास्ते से हो पाएगी क्या? तो अब सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है, उसका जवाब कौन देगा? जी, अभय बस। नहीं, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। दोनों ही अपनी-अपनी मर्यादाएँ लाँघ गए हैं। दोनों ने अपनी-अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर लिया है। लेकिन तथ्यात्मक दृष्टि से मुझे ये लगता है, आपकी राय अलग हो सकती है, कि अ, पहले सरकार ने अपनी मर्यादा लाँघी। उसके बाद में शंकराचार्य भी उस राजनीति में फँस गए क्योंकि उनके ऊपर आक्रमण हो रहा था। एक तरफ मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कालनेमी है, जो कि बिना नाम लिए कहा कि ये कालनेमी है और ये सनातन को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान शंकराचार्य हैं और उनसे अनुरोध किया कि आप अपनी नाराज़गी त्याग कर, अपना धरना त्याग कर स्नान कर लीजिए, हम आपका अपमान करने वाले लोगों में से नहीं हैं। तो शंकराचार्य को साफ दिखाई पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में भी इस प्रश्न के ऊपर मतभेद हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इन दोनों की राय अलग-अलग है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि हम भाई वीडियो की जाँच वगैरह कराएँगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ जैसा नज़रिया नहीं अपनाया, शंकराचार्य के ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो इससे शंकराचार्य को लगा कि उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो वो अपने बचाव में जाकर जो आक्रमण करने वाली पार्टी के अंदर जो अंतर्विरोध हैं, मतलब उस अंतर्विरोध का लाभ अपने पक्ष में उठा सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री इनको होना चाहिए, इनको नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये अलग स्थिति है, ये मेरा अपना विश्लेषण है। दूसरी बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की इस बारे में आपको क्या राय लगती है? क्या वहाँ पर इस सवाल को लेकर निश्चिंतता है या बेचैनी है? तीसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस संबंध में क्या सोच रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ठीक है, वो कोई शंकराचार्यों के सहारे अपनी राजनीति नहीं चलाता, मुझे पता है। वो शंकराचार्यों से अलग उसकी राजनीति है। जब अ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उसमें शंकराचार्य नहीं आए थे, उससे संघ को भाजपा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि वो शंकराचार्यों की पदवी को समाप्त करने के लिए संघ कोई अभियान चलाना चाहता हो या उनके साथ टकराव में जाना चाहता हो। तो ये जो प्रकरण है, जो कि मौनी अमावस्या के मेले में घट रहा है और सारे देश की निगाहें उसके ऊपर लगी हुई हैं। मेरा मानना है कि दुनिया में दूसरे इलाकों में रहने वाले हिंदू जो कि धर्मप्राण हैं, उनकी भी निगाह यहाँ पर लगी होगी। तो वो लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार भाजपा का आलाकमान क्या कर रहा है? वो उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐसा क्यों नहीं कहता कि भाई इस मसले को निपटाया जाए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, सरकार्यवाह और दूसरे लोग जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो क्यों नहीं कहते? क्योंकि आखिरकार योगी आदित्यनाथ संघ के चहेते मुख्यमंत्री हैं। अगर वो संघ के चहेते मुख्यमंत्री ना होते तो उन्हें कभी का हटा दिया गया होता। आप तो हम और आप दोनों इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर वो क्यों नहीं अपने चहेते मुख्यमंत्री से कहते कि भाई वो ये सब क्यों होने दे रहे हैं? या ऐसा होने में वो एक पार्टी क्यों बन गए हैं? जी। सबसे पहले तो जो आपने सरकार का विषय उठाया, हम उस पे आते हैं। एक आप हमसे काफ़ी वरिष्ठ हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब बाड़ी ही खेत खाएगी, तो रखवाली कौन करेगा? हुँ। हमारे यहाँ सरकार में और समाज में एक व्यवस्था कायम की गई है और सरकार सामाजिक व्यवस्था को बेहतर करने का काम करती है।
जी। और उस सरकारी व्यवस्था क्या है? सरकारी व्यवस्था ये है कि जो नौकरशाह हैं, जो शीर्ष में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो एक पूरा का पूरा प्रबंधन करता है कि कौन कहाँ क्या-क्या काम देखेगा। जी। माघ मेला प्रबंधन का काम जिन अधिकारियों को दिया गया, हाँ। क्या आपको अंदाज़ा लगता है कि वो अधिकारी बटुकों का शिखा पकड़ के पटकने से पहले योगी आदित्यनाथ जी को फ़ोन किए होंगे? हुँ, कि योगी जी आप बताइए कि हम इन बटुकों को शिखा पकड़ के पटकें कि नहीं पटकें? हुँ, हम इनकी पिटाई करें या नहीं करें? मुझे नहीं लगता कि योगी जी को फ़ोन करके वहाँ का जो प्रमुख अधिकारी वो पूछे होंगे और योगी जी बोले होंगे कि हाँ, बटुकों का शिखा पकड़ के आप पटको। हुआ ये होगा कि वाद-विवाद हुआ और वैसे भी हिंदुस्तान की पुलिस का मिजाज आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा सहनशील नहीं है। तो वो जो सहनशीलता की कमी है, उस सहनशीलता के चलते कहीं न कहीं उनको ये आया होगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद मेरा निर्देश क्यों नहीं मान रहे? और वो उस निर्देश नहीं मान रहे, उसमें जब अधिकारी तना-तनी से बात किया होगा, तो आपको पता है कि जो उसके पीछे का सिपाही, इंस्पेक्टर इस टाइप के लोग होते हैं, वो केतली चाय से ज़्यादा गरम की कहावत आ जाती है। तो केतली ज़्यादा गरम हुई और वो फिर सीधे झड़प पे आ गए। झड़प मारपीट पे पहुँची और मारपीट का नतीजा ये हुआ कि सारे बटुक पीटे, 70 साल के सन्यासी को छाती पे लात मारा गया हुँ, और तमाम ऐसे संत समाज जो उनके साथ अभिमित्रेश्वरानंद जी के साथ थे, उनको बेदम तरीके से पीटा गया। अब यहाँ पे अगला एंगल देखिए, जब पिटाई हो गई तो स्वाभाविक है कि रिपोर्ट तो यही दिया जाएगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद दोषी हैं। तो प्रशासन की तरफ से जो दिया गया होगा, वो ये दिया गया होगा कि सारा विवाद की जो शुरुआत है, वो अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से की गई और वो विवाद इतना बढ़ गया कि हमें जो लाखों दर्शनार्थी वहाँ संगम पे स्नान के लिए पहुँचे थे, उनकी सुरक्षा के लिए हमको ये करना पड़ा। और उस रिपोर्ट को योगी जी इसलिए माने होंगे, हुँ, क्योंकि योगी जी और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच में कोई जाति विवाद नहीं है। लेकिन क्योंकि आरोप-प्रत्यारोप बहुत ज़्यादा होता है और अभी मुक्तेश्वरानंद जी गौ-रक्षा के मामले में योगी जी पे कई बार सवाल खड़ा कर चुके हैं। हुँ, मोदी जी पे भी सवाल खड़ा कर चुके हैं। तो योगी जी को लगा होगा कि नहीं, ये दोषी होंगे और वही दोषी के चलते उनको अपने बचाव के लिए जो नौकर साहब बैठा हुआ है, उसने एक ज्ञान और दिया होगा कि क्यों ना एक नोटिस जारी कर दिया जाए कि आप शंकराचार्य नहीं हैं, कि हम आपके प्रोटोकॉल का फॉलो करें। तो अब आप देखिए उस पूरे घटनाक्रम में अब चर्चा कहाँ पे हो रही है? चर्चा हो रही है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। इस बात की चर्चा पूरी पृष्ठभूमि से बाहर हो गई है कि बटुकों को पीटा गया। यानी जो नौकरशाह इस पूरी घटना के दोषी हैं, वो नौकरशाह इस पूरी लड़ाई को योगी बनाम अभिमुक्तेश्वरानंद करके अपने आप को साइड कर लिए। अब योगी जी और अभिमुक्तेश्वरानंद एक दूसरे के खिलाफ आमने-सामने खड़े दिख रहे हैं। तो ऐसे में फिर जहाँ तक बात अब मैं दूसरे बात में आता हूँ कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यदि हम ये मान लें कि केशव मौर्य जी जो बोले हैं, क्या वो योगी के खिलाफ जाके बोले हैं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस संत परंपरा का निर्वहन किया है जो अशोक सिंघल जी ने स्थापित किया था? मैं ये मान के चलता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद के अग्रणी व्यक्ति अशोक सिंघल जी ने इस देश में संत समाज को यदि इकट्ठा नहीं किया होता तो आज राम मंदिर आंदोलन इतना प्रभावी नहीं हो पाता। और उसी अशोक सिंघल जी के प्रिय शिष्यों में है केशव प्रसाद मौर्य जी। हुँ, केशव प्रसाद मौर्य जी ने मुझे लगता है वही किया जो हुँ, आज यदि अशोक सिंघल जी जीवित होते तो वो करते। और ऐसा नहीं है कि संघ के अनुसांगिक संगठन कभी विरोध नहीं किए। आपको याद होगा भारतीय मजदूर संघ भी अटल जी के टाइम पे विरोध किया था। स्वदेशी जागरण मंच तो बिल्कुल सड़क पे उतरा हुआ था। हुँ, आपके दत्तोपंत ठेंगड़ी भी आंदोलन कर चुके थे हुँ, स्वदेशी के मामले में। तो संघ के अनुसांगिक संगठन भी अपने ही अनुसांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विरोधी रुख अपना चुके हैं। अब अगली बात पे आते हैं। आपका कहना है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व
मौन क्यों है? उसके मौन होने का एक कारण जो मेरा अपना आकलन वो ये है कि हुँ, उनको ये लग रहा है कि शायद योगी जी इस मामले को ढंग से टैकल कर सकते हैं, इसलिए हमें उतरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नहीं उतरा और आपका भारतीय जनता पार्टी भी का केंद्रीय नेतृत्व कह सकते हैं कि नहीं उतरा है, इस मामले में कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। हुँ, अब रही बात कि योगी जी, योगी जी अभी फिलहाल इन दोनों लोगों को कहीं भी इस मामले में संकट में नहीं दिख रहे और ना ही हिंदुत्व संकट में दिख रहा। देखिए दोनों संकट में नहीं दिख रहे, ना योगी जी दिख रहे, ना हिंदुत्व दिख रहा। जिस दिन उनको लगा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिस दिन लगा था कि योगी जी का बयान डिजास्टर हो सकता है, उसी दिन दोनों लोग आए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हम आप दोनों लोग उस डिबेट में थे जिसमें कहा गया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे या सेफ रहेंगे। तब ये दोनों लोगों ने समर्थन किया था और उस समर्थन के बाद ही वो नारा या वो स्लोगन देश के उसके बाद हुए जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था वहां चले थे, ये नारा चला था। ये नारा अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये नारा अभी होल्ड में है और 27 में ये नारा फिर से बुलंद होगा उत्तर प्रदेश में। इसलिए अभी फिलहाल मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं लग रहा कि योगी जी या हिंदुत्व इस विवाद में कहीं पे भी खतरे में है, इसलिए ये दोनों हमें सामने आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। जी, अभय जी। बहुत अच्छा विश्लेषण है आपका। यहाँ पे मैं एक तरफ आपका ध्यान और खींचना चाहूँगा। ये जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, ये उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज में इनकी अच्छी खासी पूँछ है। ब्राह्मण समाज में इनकी काफ़ी अनुयायी मिलेंगे आपको अविमुक्तेश्वरानंद के। क्योंकि आमतौर पर उत्तर भारत के इन इलाकों से शंकराचार्य की पदवी तक बहुत कम ब्राह्मण समाज के लोग पहुँचते हैं। अच्छा, और उत्तर प्रदेश में ये भी है कि ब्राह्मण समाज के नेताओं में मैं जनता की बात नहीं कह रहा हूँ, जनता क्या सोच रही है ये जानने की तो मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। लेकिन ब्राह्मण समाज के नेताओं में कुछ-कुछ योगी जी की सरकार के खिलाफ नाराज़गी रहती है, जो कि तरह-तरह से पिछले चुनाव में भी व्यक्त हुई थी, इस चुनाव में भी चुनाव से पहले व्यक्त हो रही है। ने और उसके तमाम हम लोगों को साक्ष्य भी मिल रहे हैं, छोटे-मोटे प्रमाण भी मिलते रहते हैं। वो कितनी प्रभावी है, कितनी प्रभावी नहीं है, ये एक अलग विषय है। तो सोशल मीडिया पर जब मैं निगाह डालता हूँ, तो मुझे बहुत बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों द्वारा अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन होते हुए दिखाई पड़ता है। इस चीज़ को अविमुक्तेश्वरानंद भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस शब्द का भी इस्तेमाल किया है कि योगी आदित्यनाथ अपनी ठकुरैती चला रहे हैं। उन्होंने इस शब्द का भी इस्तेमाल किया है। यानी वो इस ठाकुर बराम ब्राह्मण वाला जो एक पहलू है, जो कि पहले से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बार-बार अपनी अनुगूँज पैदा करता है, तरह-तरह से। चाहे वो विधायकों की बैठक हो या कोई और बात हो, उसकी अनुगूँज हमें बार-बार सुनाई देती है। कितना प्रभावी है, कितना नहीं प्रभावी है, उससे वोट कितने प्रभावित होंगे, ये एक अलग बात है मतलब। लेकिन है ये मसला निश्चित रूप से, इसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये स्थिति जो है, एक ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश चुनाव की तरफ जा रहा है, हालाँकि इस साल का अभी ये शुरुआती महीना है, लेकिन 5-6 महीने बाद हम जानते हैं कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश चुनावी मोड में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को ये तो देखना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल एकदम अनावश्यक किस्म की घटना है। इस घटना को थोड़ी-सी बुद्धिमानी से थोड़ा टाला जा सकता था। घटना हो भी गई थी, तो प्रशासन क्या का सम्मान क्या इतना बड़ा है जो शंकराचार्य से भी ज़्यादा बड़ा हो गया? मैं ये जानना चाहता हूँ। भाई ठीक है वो तो अविमुक्तेश्वर जी तो बाकायदा जो पुलिस के अफ़सर हैं, उनकी तस्वीर दिखा के उन्होंने कहा ये बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है, इसकी हठधर्मी की वज़ह से ये सारा काम हुआ मतलब तो वो तो प्रशासन जो है वो तो पीछे हट सकता है हमेशा, वो तो मुख्यमंत्री के आदेश में चलता है। ऐसी बात नहीं है कि शंकराचार्य के मुकाबले केवल ये कहना कि शंकराचार्य जी के सम्मान की हम रक्षा करना चाहते हैं और अगर कोई गलती हो गई है तो उस गलती
के लिए हम क्षमा माँगते हैं या उसके लिए हमें खेद है, इतनी ज़रा-सी बात तो राजनीति में कोई भी कर देता है। इसमें इतना ज़्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना और अड़ियल रवैया अख्तियार करना, ये कहाँ की उचित बात है? इससे इससे क्या हासिल होगा? ये योगी आदित्यनाथ की राजनीति को इससे लाभ हो रहा है? भाजपा की राजनीति को इससे लाभ हो रहा है? संघ की राजनीति को इससे लाभ हो रहा है? ये 2027 में होने वाले चुनावों के लिए इससे भाजपा को लाभ हो रहा है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, आपको इसमें हानि कहाँ से दिखाई दे रही? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। हुँ, मैंने कहा ना आपसे कि ना योगी पे खरोंच आ रही, ना हिंदुत्व पे खरोंच आ रही। मैं शुरू में ही आपसे बोला। हुँ, जिस समय खरोंच की संभावनाएँ होंगी, उस समय पर सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। अच्छा। दूसरी बात, जिस प्रशासन की आप बात कर रहे हैं, मैं शुरू में ही बोला कि अहंकार प्रशासन का टकराया और नाक का सवाल उन्होंने योगी जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बना दिया। तो ऐसे में यदि ये विषय आएगा, तो क्या आपको लगता है कि प्रशासन योगी जी को कहीं पे भी बैक फुट पे जाने देगा? नहीं, वो उनको फ्रंट पे रखेगा हुँ, और फ्रंट पे रखने का ही नतीजा है रात 12 बजे नोटिस देना कि आप शंकराचार्य ही नहीं हैं। फिर दूसरा नोटिस इस बात का देना कि आपसे ज़मीन खाली मैं करवा लूँगा। आगे भी आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अरे! ये सारा दिमाग योगी जी का नहीं है, हुँ, ये दिमाग प्रशासनिक है, आप भी समझते हैं। हुँ, योगी जी इस टाइप का दिमाग नहीं लगाते कि आगे से मेले में आप प्रतिबंधित हो जाएँगे, आपको आने नहीं दिया जाएगा, आपको जो ज योगी जी को तो ये भी पता नहीं होगा कि माघ मेला में कितने लोगों को जगह अलॉट हुआ है। ये किसको पता है? ये वहाँ के कलेक्टर, कमिश्नर को पता है। तो जो आदमी खुद ही उनको फ्रंट पे रखे हुए है, बैक पे नहीं जाने दे रहा, ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि अब नाक का सवाल इनका हो गया है, तो वो क्यों ऐसा करने देगा? दूसरी बात, योगी जी यदि कहना ही होता, तो पहले दिन नोटिस जाने के पहले ही बोलते कलेक्टर तुम जाओ माफ़ी माँगो, एसपी तुम माफ़ी माँगो और उनका स्नान कराओ। अब तो गंगा जी संगम से बहुत गंगा जी बह चुकी हैं नवाहर, तो क्या आपको लगता है वो जल वापस आएगा क्या? नहीं आएगा वो। फिर दूसरा विषय आप ब्राह्मणों का लेके आए। भाई साहब मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के पास क्या विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के अलावा? हुँ, मुझे तो कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। वो खुश हो तो भाजपा के साथ रहेंगे, नाराज हो तो भाजपा के साथ रहेंगे। दूसरी बात, ब्राह्मणों की दो पंक्तियां देखिए, एक नेता और एक मतदाता। हुँ, मैं ऐसे कई नेताओं को जानता हूं जो सरेआम कहते हैं कि पूरा यूपी बर्बाद हो गया, पूरे ब्राह्मणों का सर्वनाश कर दिया योगी जी ने, हुँ, लेकिन अपना खुद का चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा का भी, विधानसभा का भी। हुँ, दूसरा, वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनको लग रहा है इस बार हमारी या तो टिकट कट जाएगी या हमको टिकट नहीं मिलेगी। हुँ, लेकिन अब आप मतदाताओं में आइए। हुँ, यदि मतदाताओं में आप आएंगे तो योगी जी की जो छवि बनाने का प्रयास हो रहा है वो छवि नहीं है। हुँ, योगी जी के साथ स्थानीय मतदाता इसलिए है क्योंकि वहां सबसे बड़ा मूल मुद्दा है, आप तो खैर इटावा के हैं, आप जानती हैं, हुँ, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है हुँ, और सुरक्षा के आगे विकास पीछे हो गया है। हुँ, विकास मुद्दा नहीं है, हुँ, सुरक्षा है। हुँ, देखिए, सबसे पहले जो व्यक्ति की होती है वो होती है पेट भरने की इच्छा। हुँ, जब पेट भर जाता है, हुँ, उसके बाद वो अगली इच्छा रखता है। अभी उनके सामने सुरक्षा बनी रहे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुँ, और इस महत्वपूर्ण प्रश्न के चलते ही योगी जी के लिए किसी तरह का खतरा मुझे उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा। हुँ, अब ब्राह्मणों की नाराज़गी का मैं बता दूँ आपको, हुँ, आपके इटावा से सटा हुआ है ग्वालियर। हुँ, एससी-एसटी एक्ट को लेके ग्वालियर के अधिवक्ता हैं अनिल कुमार मिश्रा। हुँ, पूरे मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों का एक बड़ा आंदोलन वो खड़ा कर चुके हैं। आपके हुँ, पास भी देखे होंगे आप, सोशल मीडिया में भी खूब चल रहा है और हुँ, वो हैशटैग ब्राह्मण एकता ये सब कर रहे हैं। और करीब डेढ़ महीने से चल रहा है। अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, फिर जमानत हुई। हुँ, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिक्स में हुँ, क्या कोई करवट दिखाई दिया है? कोई करवट, कोई सुगबुगाहट नहीं। हुँ, ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन का हमारे जीवन में कोई असर नहीं पड़ेगा और उसका कारण है। हुँ, उसका कारण ये है कि चुनाव 2028 में है और कोई भी आंदोलन 2 से ढाई साल तक चला के रखना आसान नहीं होता भाई साहब। तो राजनीति जो है गणित पे होती है। हुँ,
और गणित के हिसाब से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये दोनों जो सटे हुए राज्य हैं, उन दोनों राज्य के जो पार्टी के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, वो अपनी अपनी गणित लेके चल रहे हैं कि कितना नुकसान और कितना फायदा होगा, उस हिसाब से हम जोड़ घटाव गुणा भाग कर लेंगे। जी। तो अंततः अब इस आपकी बातचीत से ये निष्कर्ष निकलता है, मोटा-मोटा निष्कर्ष निकलता है कि अ, यू कि जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, या तो वो अपनी जिद छोड़कर वहां से चुपचाप चले जाएं, या फिर प्रशासन कार्रवाई करेगा और उनको जो जमीन अलॉट हुई, उनका जो टेंट वगैरह लगने का, उनका अखाड़े का जो नुमाइंदगी होने के लिए जो जमीन उन्हें दी गई थी, उस जमीन का जो आवंटन है, वो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। तब उनको वहां से जाना पड़ेगा। अब तो यही बात रह गई है। इसके मतलब आपकी बातचीत से यही लगता है कि अंततः इसका यही नतीजा होगा, और तो कोई बीच नहीं, का रास्ता उनके हो नहीं सकता, क्योंकि ना उनके तो भाजपा को लग रहा है, ना संघ को लग रहा है कि इससे कोई भाजपा को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। तो प्रशासन का झंडा बुलंद रहेगा, शंकराचार्य का झंडा बुलंद नहीं रहेगा। उनके पास 2 विकल्प दिए गए हैं। हुँ, एक कि आप या तो समझौता कर लें, हुँ, और समझौता करने का विकल्प दिया गया है। केशव मौर्य के बयान को देखिए कि आप भगवान हैं, शंकराचार्य हैं, आपके चरणों में बंधन, हुँ, आप हठ त्यागे स्नान करें। हुँ, ये समझौते का है। हुँ, और यदि आप बिल्कुल टकराव के मूड में हैं, हुँ, तो सरकार के उस नोटिस को ध्यान रखिए कि हम आपको हमेशा के लिए बैन कर देंगे, आपका आवंटन रद्द कर देंगे, आगे आवंटन नहीं होगा। अब ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी को तय करना है कि केशव जी के बयान पे जाते हैं या योगी जी के बयान पे जाते हैं। बाल अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पाले में है, हुँ। और उनको तय करना है कि हमें केशव प्रसाद मौर्य के विकल्प को चुनना है या योगी जी के विकल्प को चुनना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। इसका मतलब ये है कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है, कि वो उसकी उनका दमन हो रहा है, या उनका अपमान हुआ है और शंकराचार्यों का अपमान हुआ है। उन्होंने ये भी तो कहा है कि जब तक ये मेला रहेगा, तब तक मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ धरने पर, जब तक मेरे सम्मान की रक्षा नहीं होती, और मेरी और चारों शंकराचार्यों की सम्मान की रक्षा होती। उन्होंने चारों शंकराचार्यों को भी अपने साथ उन्होंने जोड़ा है। तो इस चीज़ का उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन आधार का जो एक समीकरण है, खास तौर से ऊंची जातियों में, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, इन जातियों में, उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ब्राह्मण दृढ़तापूर्वक, कुछ नेता भले ही कुछ कहते रहे, दृढ़तापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इस प्रकरण का उनकी राजनीतिक निष्ठाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही आप कहना चाहते हैं ना? नहीं, दोनों में अंतर है। आपका जो शब्द है, जी। एक होता है विवशता, दूसरा होता है दृढ़ता। हाँ। मैंने दृढ़ता की बात नहीं की। जी, जी। मैंने आपसे ये कहा कि क्या ब्राह्मणों के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प है? हुँ, क्या वो समाजवादी के पार्ट जाना पसंद करेंगे? हुँ, क्या वो 2007 की तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएँगे? हुँ, क्या वो कांग्रेस के साथ जाएँगे? हुँ, तो आप जो कह रहे हैं दृढ़तापूर्वक, हुँ, वो होता है कमिटमेंट, हुँ, और दूसरा होता है व्यवस्था। क्योंकि हुँ, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो हुँ, आपको पगडंडी में ही अपनी गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। हुँ, खेत में ही आपको अपनी कार चलानी पड़ेगी। हुँ, तो इसलिए दृढ़ता और विवशता, हुँ। इन दोनों का भाव समझने का प्रयास करना मतलब ये चाहिए। है कि ब्राह्मण मतदाता ब्राह्मण विवशता में भाजपा के साथ हैं। अगर उनके पास बेहतर विकल्प होता, जो कि समाजवादी पार्टी का विकल्प नहीं हो सकता, बहुजन समाज पार्टी का नहीं हो सकता, कांग्रेस का नहीं हो सकता, अगर कोई बेहतर विकल्प होता उनके पास, तो वो ज़रूर अपनी राजनीतिक निष्ठाएँ बदल सकते थे। ये आप कहना चाहते हैं। नहीं, फिर राजनीतिक निष्ठा एक अलग चीज है। हुँ, देखिए, जब देश में जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, तब तो हुँ। कांग्रेस का पतन हुआ। जी। यदि क्षेत्रीय दलों का उदय नहीं होता, तो क्या कांग्रेस को कोई चुनौती देने वाला दल था? हुँ, तो इसलिए जब विकल्प होता है, जी, तो आदमी के पास फिर चुनने का एक माध्यम होता है, चुनने का एक रास्ता होता है। जी। और जब विकल्प नहीं होता, आज मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज जो उत्तर प्रदेश का है, वो यदि चारों पाँचों जो बड़े दल हैं, उनसे पूछा जाए कि इनमें किस पार्टी के साथ आप जाना पसंद करोगे, हुँ। तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ही अच्छा विकल्प दिखाई देगा, बनस्पत कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की।
बहुत-बहुत धन्यवाद राकेश जी। आपने बड़े बेबाक तरीके से अपनी बातें रखी और मुझे लगता है कि आपने जो कहा है, वो हकीकत के काफ़ी नज़दीक है और इस चीज़ से नई परख के जो दर्शक हैं, उनको इस विवाद के बारे में एक दृष्टिकोण प्राप्त होगा और वो इस विवाद को आपने जो कहा है, उसकी रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस घटनाक्रम पे हम लोगों की दृष्टि रहेगी और आगे भी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि नई परख के मंच पे आएँ और जो जो घटनाक्रम है, उसके ऊपर प्रकाश डालें। बहुत-बहुत धन्यवाद, राकेश जी। धन्यवाद, जी। धन्यवाद।